नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर जागरूक रहना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। खासकर कान, नाक और गले से जुड़ी हुई परेशानियों को लोग अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर जांच और इलाज न हो तो यही परेशानी आगे चलकर और गंभीर हो सकती है। अब इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैलाश अस्पताल के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर विवेक कुमार पाठक जी। डॉक्टर विवेक पाठक जी से हम जानेंगे कि कान, नाक और गले से जुड़ी हुई किन समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और आधुनिक इलाज से इनका समाधान कैसे संभव है, क्योंकि आजकल बढ़ता प्रदूषण, बदलती जीवन शैली, मोबाइल और ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल, एलर्जी और संक्रमण का हमारे कान, नाक और गले पर नकारात्मक असर डालता है। और चलिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। विवेक पाठक जी, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट के इस स्टूडियो में और खास कार्यक्रम में। और इसे शुरुआत इसी सवाल के साथ कि आजकल नाक, कान, गले से जुड़ी हुई तमाम ऐसी समस्या है जिसको हम अमूमन तौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम कैसे समझें? क्योंकि आजकल जो रेनी सीजन चल रहा है तो इस समय जो वातावरण में देखते हैं कि कुछ नाक, कान, गले की कुछ समस्या हमको देखने को मिलती हैं, खासकर क्योंकि बहुत ज़्यादा नमी रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर में और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम स्विमिंग पूल्स में जाते हैं, जिसकी वजह से कान के अंदर पानी की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से इस मौसम में खासकर वर्षा ऋतु में कान के अंदर फंगस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस। तो ऑटो मीन्स कान, माइकोसिस मीन्स फंगस। तो इस मौसम में कान के अंदर फंगस होने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। और देखिए, अब चूंकि क्लाइमेट चेंज है और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है, मौसम बदलाव होता है, तो उस दौरान भी देखने को मिलता है कि हमें कई ऐसी गंभीर समस्याएं हो जाती है जैसे हम अमूमन तौर पर नजरअंदाज करते हैं। और अगर जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उस दौरान नाक, कान, गले की सेहत पर सबसे ज्यादा किस तरह से असर पड़ता है, ताकि लोग इस चीज से सुनिश्चित हो सके कि अगर हमें कुछ भी ऐसी समस्या, परेशानी है नाक, कान, गले से जुड़ी हुई, तो सीधे हम डॉक्टर के पास जाओ और कंसल्ट करें? तो सबसे पहले सीजनल, तो जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं तो खासकर सीज़न चेंज के टाइम पे एक जो नाक की समस्या हमको ज़्यादा देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस, सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, उसको बोलते हैं हम SAR। और क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस जो है ये एटमॉस्फेयर में कुछ एलर्जेंस रहते हैं, जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो जो 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 एयर है उसके थ्रू डस्ट पार्टिकल्स नाक के अंदर चले जाते हैं। अब नाक का काम क्या है, नाक को एयर फिल्टर करनी होती है, ये नेचुरल फिल्टर है बॉडी का। तो ये जो एलर्जेंस है ये नाक के अंदर में कुछ एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से बार बार छींके आना, जुकाम होना, चेहरे पे जकड़न रहना, गले में खराश रहना। हम ज़्यादातर सोचते हैं कि ये नॉर्मल समस्या है, बट कभी कभी ये गंभीर रूप में भी हमारे सामने आ सकती है। अब चूंकि सर आपने बताया कि मौसम जब बदलता है तो गले में खराश या फिर जुकाम, क्योंकि एयर फिल्टर सही तरीके से नहीं हो पा रहा, इस तरह की समस्या बढ़ जाती है, लेकिन इसके पीछे की कोई मुख्य वजह है कि किस कारण से ऐसा कुछ होता होगा? तो प्रमुख कारण तो एयर पॉल्यूशन, तो जो क्योंकि एयर क्वालिटी जैसी रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो नाक उसको फिल्टर करना चाहेगी। कोई भी चीज़ नाक के अंदर जाएगी, नाक का काम उसको फिल्टर करना है, एयर को फिल्टर करना है, ताकि जो क्लीन एयर है वो फेफड़ों में जाए। तो जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो नाक के अंदर एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देते हैं। कुछ भी चीज़ नाक के अंदर जाएगी तो हमको छींके आएंगी, स्वाभाविक है जो है ना, बट कभी कभी ये छींके लगातार आती हैं, या कभी कभी नाक एकदम बंद हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं नेजल कंजेशन, या गले में खराश होना दिखता है हमको, या सुबह सुबह हमारा मन करता है कि गले को हम साफ करें। यदि ये समस्या बहुत लंबे टाइम रह रही है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस, क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस। चूंकि देखिए आपने क्रोनिक डिजीज का भी जिक्र किया, तो मैं वही साइनस का भी आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं उसी चीज पर आते हुए कि अब जो नॉर्मल खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार है वो यहाँ पर साइनस नहीं है, इसमें हम कैसे संधि विच्छेद कर सकते हैं, कैसे हमें पता लग सकता है? तो एक तो होता है नॉर्मल फ्लू, जो कि जैसे ही हमको दिखाई दिया कि कुछ क्लाइमेट जो सीज़न चेंज हुआ उसके बाद में बॉडी एक वगैरह हो रहा है, फीवर, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो ये नॉर्मल फ्लू हो सकता है। बट अगर यही समस्या जाके जो चेहरे पे भारीपन है, लगातार गले में खराश रह रही है, या नाक से स्राव हो रहा है, या मुकोपुलेंट डिस्चार्ज नाक से आ रहा है जो कि दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, या जो कि हम बोले कि 4 से 6 हफ्ते से ज़्यादा जो हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। अब ये क्रोनिक साइनोसाइटिस कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप कर सकता है, जैसे कि हमारी आंखों की तरफ इन्फेक्शन जा सकता है, या कभी कभी रेयरली ये इन्फेक्शन ब्रेन की तरफ भी जा सकता है। तो इससे क्या कोई ऐसा नकारात्मक या कोई गंभीर समस्या पैदा हो सकती है जिसमें हर मरीज को, जिसको साइनस का इशू है, उस हर मरीज को यहाँ पर काफ़ी सावधान रहना चाहिए और प्रिकॉशन हर क्लाइमेट चेंज से पहले, मौसम के बदलाव से पहले उठानी चाहिए? तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये क्रोनिक, ये नॉर्मल साइनोसाइटिस है या ये
साइनसाइटिस जो है कॉम्प्लिकेशन में डेवलप हो गई है या ये सिर्फ एक नॉर्मल फ्लू है। तो यदि बुखार हुआ, थोड़ा जुकाम हुआ, वो ठीक हो गया 5-7 दिन में, तो नॉर्मल फ्लू होता है। यही अगर चेहरे पे भारीपन रह रहा है, लगातार कंजेशन हो रहा है, जो कि डायग्नल वेरिएशन जैसे हम बोलते हैं, सुबह ज़्यादा कंजेशन हो रहा है या रात को ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, या सुबह उठते ही गले में खराश हो रही है या गले को साफ करने की चेष्टा हो रही है, तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकती है। अब ये क्रोनिक साइनोसाइटिस फंगल भी हो सकती है। फंगल का मतलब होता है कि फफूंदी, तो साइनस के अंदर में फफूंदी कभी कभी हो जाती है। उस केस में हमको थोड़ा सा सचेत हो जाना पड़ता है। हालांकि सर कहा यह भी जाता है कि अगर साइनस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस दौरान फिर अस्थमा जैसे लक्षण भी उसमें दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे में मरीज को डे 1 से ही अगर थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज या किसी वजह से, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है, अगर तो डे 1 को ही आप समझ में आ रहा है कि उसको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, तो वो डे 1 से ही उस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सके? तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं एटोपी। एटोपी का मतलब होता है हाइपर सेंसिटिविटी। तो चाहे वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, चाहे एस्थमा हो, चाहे स्किन का एक्जिमा हो, इसमें क्या होता है कि बॉडी में IgE एंटीबॉडी, जिसको हम बोलते हैं एलर्जिक एंटीबॉडी, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सब कंडीशन अगर कोएग्जिस्टेंट है, लगातार ये बॉडी के अंदर रहेंगी, तो एस्थमा डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि पेशेंट को एलर्जिक राइनाइटिस है तो एस्थमा डेवलप होने की संभावना ऑलमोस्ट 30 to 40% बढ़ जाती है। और ये जो है जेनेटिक भी होती है, जो अगर पिता को है तो बेटे को होने की संभावना बढ़ जाती है इसमें। लेकिन देखिए, इस मौसम में गले के संक्रमण और जो इन्फेक्शन है और जो टॉन्सिल है, उसकी समस्या से बचने के लिए हमें किन जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? तो नंबर 1 मैं बार बार बोलूँगा कि मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी हम बाहर निकलें तो मास्क जो है एक तरह से फिल्टर काम करेगा। तो जो भी हम एयर लेंगे अंदर को, वो फिल्टर होके फिर नाक में जाएगी, फिर नाक उसको फिल्टर करेगी। तो यदि मास्क का यूज़ करेंगे हम, तो इन सब समस्याओं से कई गुना हम निजात पा सकते हैं। नंबर 2, जैसे ही मौसम चेंज हो हम थोड़ा सचेत हो जाएं, मतलब आउटिंग थोड़ा कम करें, लेकिन अगर बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कोई नॉन एलर्जेंस है, किसी चीज़ से आपको हाइपर सेंसिटिविटी है या एलर्जी है, तो उससे आपको बचाव करना चाहिए। अब कॉमन एलर्जेंस क्या क्या हो सकते हैं? तो जो हमारे पालतू जानवर हैं उनके बाल, घर में डस्ट माइट, ये कॉमन एलर्जेंस में आते हैं। डीजल के पार्टिकल्स हो गए जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहते हैं। जी, और देखिए बारिश के मौसम में कान का जो इन्फेक्शन है उसका खतरा भी बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है। मरीजों की लंबी लंबी कतार लग जाती है, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर उनके कान में ऐसी समस्या या फिर ऐसी कौन सी बीमारी होगी जिसकी वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या होती है कि कान में जो इन्फेक्शन होता है, क्योंकि नाक, सर्दी, खांसी, जुकाम का तो हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज या पॉल्यूशन से का जो बदलाव है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन कान में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो उस दौरान किस तरह से माता पिता अपने बच्चे की भी देखभाल कर सकते हैं? तो कान क्योंकि कैविटी है ना, तो उसके 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। क्योंकि कैविटी है तो बाहर से हमको दिखाई नहीं देता, पहली बात तो है ना। तो यदि कान इस मौसम में, खासकर जब रेनी सीजन है, तो इस मौसम में अगर कान के अंदर खुजली हो रही है तो ये फंगस हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा सचेत होना पड़ता है, क्योंकि बारिश का पानी या स्विमिंग पूल का पानी कान के अंदर गया, उसके बाद फंगस या फफूंदी जमा होनी चालू हो जाती है बाहर वाले कान के अंदर में, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस। तो उसके लिए कान में बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, कान बंद लगेगा, और ये समस्या इस मौसम में बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। बच्चों के अंदर में खासकर क्या होता है कि एडिनॉइड्स होते हैं, नाक के पीछे टॉन्सिल होते हैं, जिसकी वजह से कान के बीच वाले कान के अंदर जो एयर है वो समाप्त हो जाती है और पर्दों पर खिंचाव पड़ता है। तो बच्चे कान के अंदर पेन की समस्या की जो कंप्लेन है वो लेके माँ बाप के सामने या हमारे पास आते हैं, मतलब लेके ना माँ बाप उनको। अब सर एक और चीज़ ये कि आजकल एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है ईयरफोन या फिर ईयरबड्स। कानों में 24 घंटे यहाँ पर हर कोई लगाकर घूमता है और उसी में गाने सुनना, रील देखना सोशल मीडिया पर अपने एंजॉयमेंट का एक जरिया बनाया हुआ है। तो क्या ईयरबड्स की वजह से भी किसी तरह से कानों में इन्फेक्शन हो सकता है, जिस कैविटी का आप जिक्र कर रहे हैं? तो हेडफोन, ईयरफोन आजकल जैसे हम बोलते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, बिकॉज पोस्ट कोविड हमें पता ही है कि लगातार ऑनलाइन क्लासेस होती थी, हमारी मीटिंग होती थी। तो अगर हम हेडफोन या ईयरफोन लगाते हैं तो क्या है कि जो साउंड का जो सोर्स है वो सीधा कान की तरफ जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में कान के अंदर सुनने की जो क्षमता हमारी है उसको कम कर सकता है। तो यदि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको लगातार हेडफोन या ईयरफोन लगाने पड़ रहे हैं जी, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी 3 से 4 घंटे लगातार यूज़ ना करें उसको। यदि करना भी पड़ रहा है तो वॉल्यूम को ऑलमोस्ट 50% से नीचे उसको लेके जाएं आप, और सरफेस पे ना रखें। सपोज कि यहाँ पे हेडफोन रखा हुआ है सरफेस पे जहाँ पे कि फंगस है या कोई बैक्टीरिया है सपोज, और मैंने उसको अगर कान के अंदर लगा लिया तो वैसी बात है वो ट्रैवल कर जाएगा। तो साफ सफाई का ध्यान रखें, उसको साफ करके रखें सरफेस को उसकी, ताकि इन्फेक्शन कान के अंदर ट्रैवल ना करे। यदि हेडफोन ईयरफोन अगर यूज़ करना पड़ रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो अगर
ऐसे प्रोफेशन में कि लगातार यूज़ करना है तो वॉल्यूम को 50% नीचे ही इसको रखा जाए। सर, चूंकि आप कैलाश अस्पताल के ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपके पास मरीजों की लंबी लंबी कतार लगी रहती होगी तमाम इन्फेक्शन और एलर्जी को लेकर। लेकिन ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को भी ज़रा आप ये समझाने का प्रयास कीजिए इस मंच से कि अगर कोई और ईयरबड का इस्तेमाल कर रहा है, ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो वापस से उसे अपने कानों में ना लगाएं, क्योंकि इससे भी शायद इन्फेक्शन का खतरा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। बिल्कुल, यदि एक ईयरफोन है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसी को दूसरा व्यक्ति भी यूज़ करेगा, तो यदि मेरे कान के अंदर में इन्फेक्शन है वो दूसरे के कान में ट्रैवल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप खुद का भी ईयरफोन या हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, उसको साफ़ कर हल्का सा सरफेस को साफ़ कर लें, तब उसको यूज़ करें। यदि हम हेडफोन ईयरफोन को लगातार यूज़ करेंगे तो वो भी अंदर फंगल इन्फेक्शन को पहुँचा सकते हैं या कुछ गंभीर इन्फेक्शन भी अंदर जा सकता है उसके। और देखिए, एक आम धारणा और जो मिथ इसे हम कहेंगे, ये बना हुआ है कि अगर ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं, खाने पीने से गला खराब तुरंत हो जाता है या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, और साइनस या फिर जो यहाँ पर तमाम ऐसे मरीज होते हैं तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें आखिर कितनी सच्चाई है, या फिर ये महज एक भ्रम ही है जो फैला रखा है लोगों की तरफ से और उसको अपने पर हावी कर लेते हैं? देखिए, खाने से साइनोसाइटिस का कोई लेना देना नहीं होता। पहली बात तो ठंडी चीज़ें हमको लगता है कि ठंडी चीज़ खाने से हमको साइनस की दिक्कत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि बॉडी की इम्यूनिटी कम करती हैं, ऐसा भी नहीं है ये। और तो ठंडी चीज़ों से बेसिकली साइनोसाइटिस डेवलप नहीं होती। उसकी जो एटियोलॉजी है वो एलर्जी है। एलर्जी एटमॉस्फेयर में जो एलर्जन रहते हैं उसकी वजह से होती है, या जो एटमॉस्फेयर में जो एलर्जन है उनसे होता है बेसिकली वो। तो ठंड खाने से साइनोसाइटिस का कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ा सा पॉल्यूशन हुआ और साइनस हो गया? क्या कुछ ऐसा होता है कि हमारे अंदरूनी जो शारीरिक तौर पर है वो इम्यून सिस्टम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमज़ोर होती है जिसकी वजह से एकदम से साइनस अटैक कर देता है? तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में एटोपी। एटोपी का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर में एक एंटीबॉडी है जिसको हम बोलते हैं IG एंटीबॉडी। जैसे ही एलर्जन जाता है नाक के थ्रू, तो वो एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वो जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चालू कर देती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर में केमिकल सीट होता है, उसको हम बोलते हैं हिस्टामिन। जो हिस्टामिन इज़ द मेन कल्प्रिट, जो कि मेन शत्रु है, जो कि मेन सिम्टम करता है साइनोसाइटिस के। चाहे वो लगातार छींकों का आना हो, खुजली होना हो, उसके बाद नाक का बंद होना हो, शरीर में हेडेक रहना, है ना, ये सब समस्या देखने को मिल सकती है। क्या इससे माइग्रेन भी हो सकता है? क्योंकि मौसम बदलाव या फिर धूप में एकदम से अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट निकल रहा है जिसको एकदम से सिर दर्द हो जाता है और धूप में या फिर मौसम के बदलाव के दौरान चीज़ें देखने को मिल पाती है। देखिए, माइग्रेन एकदम अलग एंटिटी है। उसका माइग्रेन जो साइनोसाइटिस का जो हेडेक होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। बहुत सारे पेशेंट हमसे आके पूछते हैं कि ये माइग्रेन तो नहीं है। तो माइग्रेन के हेडेक को और जो साइनोसाइटिस का जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक, उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। माइग्रेन का हेडेक हमेशा टेम्पोरोपैराइटल रीजन में होता है, इस एरिया में होता है, पहली बात, ओके। और ये पीरियड मतलब लगातार रहेगा आपको 4-5 दिन, 5 से 7 दिन, है ना। और खासकर रोशनी अगर आप देखोगे तो ये बढ़ जाएगा। जो साइनस का जो पेन होता है, जो क्लस्टर हेडेक, इसको हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक, ये टिपिकली इस वाले एरिया में रहता है। चेहरे की जो हड्डियाँ इनके अराउंड रहेगा, एकदम पीछे वाली हड्डी में रहेगा, मतलब, है ना। और ये इसका डायगोनल वेरिएशन होता है। इसका मतलब क्या है, या तो ये अर्ली मॉर्निंग होगा जिसको हम बोलते हैं ऑफिस हेडेक, या ये एकदम रात के टाइम में जाके होता है। क्योंकि साइनस की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम बैठे हुए हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो सिक्रीशन है वो जमा होने चालू होते हैं इन वाले मैक्सिलरी साइनस के अंदर में, और रात के टाइम में जाके खुल जाते हैं ये। जी, ठीक है। जो फ्रंटल साइनस हमारे आगे वाले साइनस है, ये बेसिकली मॉर्निंग के टाइम में ट्रेन हो जाते हैं, बट जैसे इवनिंग को चालू होती है इनमें दर्द चालू हो जाता है। तो ये डायगोनल वेरिएशन रहेगा टिपिकल साइनोसाइटिस के पेन में, जो कि माइग्रेन में नहीं मिलता। आपको माइग्रेन में कंटिन्यूस पेन मिलेगा जब तक कि आप एंटी माइग्रेन ट्रीटमेंट चालू नहीं करोगे आप। निश्चित तौर पर कई नसें ब्लॉक पे हो जाती है। लेकिन आजकल जो जिस तरह से मैंने लाइफस्टाइल का जिक्र किया, तो उस लाइफस्टाइल में एक और हिस्सा है वो AC है, जो बहुत आम हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या AC और बाहर के तापमान से अचानक जो बदलाव होता है उसकी वजह से नाक और गले की परेशानी बढ़ सकती है? जी हाँ, ये तो है कि अगर हम सपोज 45-46 टेम्परेचर में फिर अचानक से हम AC में जाएंगे, क्योंकि जो कि 18 या हमने 20 पर रखा हुआ है, तो हल्का सा उसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नाक के अंदर में जो एयर नाक के थ्रू जा रही है एयर। अब अगर हमको AC का यूज़ करना भी है तो उसको टेम्परेचर को आप ऐसे 25-26 के आसपास रखिए, 24 से 26 के बीच में रखिए, और लगातार एकदम यूज़ नहीं करना होता। जैसे खासकर रात के टाइम जो है, अगर थोड़ा देर AC को बंद कर देंगे तो बेटर रहेगा।
चूंकि देखिए गला बहुत ज़रूरी होता है हम सभी के लिए। अगर हम बोल रहे हैं साफ शब्दों में और यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन अगर तरीके से निकल रहा है तो निश्चित तौर पर वो बेहतर हो जाता है कि हम इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। लेकिन अगर हम छोटे बच्चे या फिर बुजुर्गों का जिक्र करें कि वो कैसे इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है जो अभी बोल भी नहीं पाता है, वो अपनी परेशानियों को समझा नहीं पाएगा अपने पेरेंट्स को कि आखिर किस तरह की समस्या हो रही है। और अमूमन तौर पर बुजुर्ग भी हम देखते हैं कि पॉल्यूशन जब ज़्यादा होता है दिल्ली एनसीआर में तो उस दौरान उनको घरों से बाहर ना निकलने की यहाँ पर बात कही जाती है। अस्थमा के पेशेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी संख्या में देखने को मिलते हैं और लगातार हम बाकी मरीजों का भी जिक्र कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या कोई विशेष सावधानी है जो अभी से अभिभावक या घर के जो करीबी लोग हैं वो बरत सके? तो ये दो एज ग्रुप है, एक है बच्चे जिनको बोलते हैं पीडियाट्रिक एज ग्रुप और एक है बुजुर्ग जिसको हम बोलते हैं जियाट्रिक एज ग्रुप। ओके, ये दोनों ग्रुप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किस मामले में? जो बच्चे हैं जी, उनके जो एयरवे होते हैं वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, हम जानते ही हैं, जहाँ से उनको खांसी जुकाम हो जाता है बच्चों को, है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बच्चों में एडिनॉइड्स होते हैं, नाक के पीछे एक प्रकार के टॉन्सिल होते हैं जो कि सांस की नली के जस्ट ऊपर होते हैं, मतलब तो नाक के पीछे होते हैं, सांस की नली के ऊपर होते हैं और कान के साइड में होते हैं। तो ये किसी भी जगह इन्फेक्शन पहुँचा सकते हैं बच्चों में। ये एडिनॉइड 7-8 साल तक बढ़ते हैं, उसके बाद ये कम होने चालू हो जाते हैं, बाय 12 से 13 साल में जाके ख़त्म हो जाते हैं नॉर्मली। तो बच्चों में खासकर ये समस्या हमको नाक कान गले की बहुत कॉमनली दिखाई देती है, बट इसमें घबराना नहीं होता पहली बात। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट अगर इस काम करेंगे एडिनॉइड्स का तो ये जो दिक्कतें हैं ज़्यादातर जो है कंट्रोल में आ जाती है। सर एक महत्वपूर्ण और जो एडल्टली एज ग्रुप है उसमें खासकर 60 के बाद कान की समस्या जो है, सुनने की क्षमता नॉर्मली जिसको हम बोलते हैं प्रेसबाइक्यूसिस, वो देखने को हमको मिलती है जो कि स्वाभाविक है। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग आगे नहीं आते, वो बोलते हैं कि अभी तो शायद मेरा सुनाई लौट आएगी, बट ये जो प्रेसबाइक्यूसिस है एक तरह का परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। यदि हम उसको वहीं की वहीं उसको नहीं रोकेंगे तो वो जल्दी डिटेरियोरेट होता चला जाएगा। इसके लिए हम हियरिंग एड वगैरह लगाने के लिए एडवाइस करते हैं उनको, बट उसके लिए थोड़ा सा जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि कान नाक और गले से जुड़े किन लक्षणों को हमें सामान्य मौसमी परेशानी समझकर बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और कब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है मरीज के सामने कि उसे हर हाल में ईएनटी स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर से सलाह कंसल्ट करना ही चाहिए हर हाल में? तो नंबर 1 नाक की अगर समस्या बोले हम तो साइनोसाइटिस की वजह से अगर कोई पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, पेशेंट को डायबिटीज़ है और आंखों की तरफ स्वेलिंग बढ़ रही है जी, या दिखाई देने में कमी हो रही है, तो साइनोसाइटिस के पेशेंट में आंखों पे स्वेलिंग डेवलप होना या दिखाई देने में कमी होना, इसका मतलब है इन्फेक्शन आंखों की तरफ जा रहा है। वहीं अगर पेशेंट को साइनोसाइटिस की वजह से लगातार हाई ग्रेड फीवर रह रहा है और फोटोफोबिया हो रहा है, मतलब रोशनी में दिक्कत हो रही है, तो इन्फेक्शन इसका मतलब है कहीं ट्रैवल कर रहा है, ये ब्रेन में भी हो सकता है। तो साइनोसाइटिस के पेशेंट को खासकर प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नंबर 1 कान की समस्या की बारे में बात करें तो कान में अगर डिस्चार्ज आ रहा है और ये कोई डायबिटिक पेशेंट है और ये ग्रीनिश डिस्चार्ज है तो इसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जो कि सूडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, जिसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। तो इसलिए इस कान से अगर डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, खासकर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर में। बिल्कुल, ये वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हर मरीज को कम से कम जो अगर मौसम बदलाव हो रहा है तो ऐसे तमाम प्रिकॉशंस का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, डॉक्टर्स पे से कंसल्ट करना ज़रूरी है। और अगर आंख नाक गले से जुड़ी हुई किसी समस्या को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जाता है तो वो गंभीर समस्या या गंभीर बीमारी बाद में पैदा हो सकती है। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े स्टूडियो में आए और चर्चा के इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।